हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री जो कि रसायन है। ये साइंस का एक पार्ट है और इसी में हम पढ़ेंगे पूरा केमिस्ट्री जो कि टोटल 4 चैप्टर है। उस चारों चैप्टर के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा उस केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम है क्या? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब है कि हमारे आसपास में जो भी चीज दिखता है, जैसे कोई भी वस्तु हो गई, सपोज ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, कोई भी चीज है, वो कैसा नेचर का होता है, वो कैसे अंदर में वो उसके अणु, परमाणु, आयन कैसे बंधे होते हैं, वो सब के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, अच्छे से डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें यही चैप्टर पढ़ना है और इसी के बारे में हम जानेंगे जो कि इस चैप्टर में है हमारे आसपास के पदार्थ। ओके, तो हमारे आसपास के पदार्थ में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ जो होता है वो क्या होता है वो हम समझेंगे। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का डेफिनेशन आपको दिख रहा है। तो पदार्थ है आपका वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका द्रव्यमान हो और आयतन हो, ठीक है, और जो अवरोध उत्पन्न करे। मतलब कि कोई एक ऐसी वस्तु हो जो स्थान को घेरे। सपोज कोई भी वस्तु हो वो कुछ ना कुछ तो स्थान लेगा ही लेगा, क्यों ना वो छोटा पार्टिकल हो, क्यों ना वो हमारे आंख से दिख ना रहा हो, बट वो कुछ ना कुछ स्थान जरूर लेगा। तो स्थान हमेशा लेगा ही लेगा। और साथ में जब स्थान ले रहा है, कोई वस्तु कितना भी छोटा है, मिलीग्राम में क्यों ना हो, पर उसका कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है। और क्या होगा? उसका आयतन होगा। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि ये एक पेन है, ठीक है, ये एक मार्कर है। ये मार्कर अगर सपोज ये हाथ है, सपोज ये टेबल है, ठीक है, तो इस टेबल पे अगर ये मार्कर रखा हुआ है, ओके, तो ये मार्कर का कुछ ना कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा, और ये इसका कुछ आयतन होगा। आयतन कैसा? ये सिलेंडर है, सिलेंडर के जैसा है, तो इसका आयतन कुछ होगा, ठीक है। और ये आयतन है। इस टेबल पे अगर रखा हुआ है, मैंने माना क्या कि ये टेबल है, तो टेबल पे अगर रखा हुआ है तो ये कुछ ना कुछ स्थान को घेर रहा है। सो स्थान को घेर रहा है, इसके पास द्रव्यमान भी है, इसके पास आयतन भी है, और ये क्या करता है? जो अवरोध उत्पन्न करे। सपोज कि ये टेबल पे अगर पेन रखा है और इस पेन को मुझे धक्का देना हो, तो ये मुझे धक्का लगाने में कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। सो बल लगाने का मतलब ये हुआ कि ये मुझे रोक रहा है धकेलने से। सो अवरोध उत्पन्न कर रहा है। रोकने का मतलब कि अवरोध उत्पन्न कर रहा है। सो हम धकेलेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। वो बल इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि ये वस्तु हमारी तरफ एक बल लगा रहा है, एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है। सो पदार्थ हम किसे कहेंगे? जो स्थान को घेरे। स्थान इसने घेरा था टेबल पे, साथ में द्रव्यमान हो, कुछ ना कुछ इसका वेट होगा, और आयतन हो। ये जो सिलेंडर जैसा है तो इसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, और जो अवरोध उत्पन्न करे, मतलब किसी भी चीज को रोके, ठीक है। जैसे मैं बल लगा रहा हूं तो मुझे रोक रहा है, ठीक, ये मीनिंग हुआ, ठीक है। तो वैसी वस्तु को हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में अब क्या है? तो एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं जैसे वायु, लकड़ी, कपड़ा, कागज, बर्फ, तेल, स्टील, जल आदि। मतलब आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग में जो भी वस्तु दिख रहा है ना, वो वस्तु आप समझ लो कि क्या है? पदार्थ है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर वस्तु, हर चीज स्थान भी घेरेगा, उसका कुछ वेट भी होगा, कुछ आयतन भी होगा, और कुछ अवरोध भी उत्पन्न करेगा। इसका मतलब कि क्या है? ये सारा क्या है? पदार्थ है। ओके, तो पदार्थ है। तो अब क्या करना है? यहाँ पे देखना है कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य एक तरह का पदार्थ ही है। द्रव्य क्या है? एक तरह का पदार्थ ही है। पर डिफरेंस क्या है? द्रव्य और पदार्थ हमने अलग अलग क्यों किया? क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस हम देख लेते हैं। डिफरेंस है कि द्रव्य एक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा अन्य प्रकार में तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं चीनी। आप जानते हैं कि चीनी भी कुछ आयतन होगा, कुछ भार होगा, कुछ जगह घेरता है, स्थान घेरता है, यानी कि चीनी भी एक पदार्थ है। पर चीनी द्रव कैसे है?
चीनी द्रव इसलिए है क्योंकि जब चीनी को हम पानी में घोलते हैं, ठीक है, मैंने पानी में क्या किया, घोला, तो घोलने के बाद वो क्या बन गया, शरबत बन गया, शरबत बन गया। अब हम चाहते हैं कि वो चीनी मेरे पास वापस आ जाए, तो आप बताओ कि ये चीनी है, ये जो घुल गया शरबत में, क्या वो चीनी वापस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? वो जो शरबत है उस शरबत को हम गर्म करेंगे, ताप देंगे। भौतिक विधि के द्वारा मतलब ये हुआ कि आप ताप लगाओ, दाब लगाओ, ये कुछ भी चेंजेस भौतिक विधि के द्वारा करो जिससे वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए। तो आप जब शरबत को गर्म करोगे तो वो सारा जो पानी होगा उसमें वो वाष्पीकरण से वो क्या होगा, उड़ जाएगा, सारा पानी भाप में उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, चीनी। अगर आप करना चाहते हैं तो घर में एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्या होगा कि गिलास में हम पानी को जब उबालेंगे शरबत को, तो पानी जो है वो वाष्पीकरण के मेथड से, वाष्पीकरण के विधि से वो उड़ जाएगा और जो बचेगा हमारे पास वो चीनी होगा। इसका मतलब कि घोलने के बाद भी हम चीनी वापस गर्म करके ला सकते हैं और घोलने के पहले हमारा चीनी था ही। इसका मतलब भौतिक विधि यानी कि हम गर्म किए तो भौतिक विधि लगाने पर भी हमारा वो चीनी पुरानी अवस्था में आ गया, वो अलग प्रकार का, दूसरे प्रकार का, अन्य प्रकार का नहीं आया। अब सपोज कि अगर हम गर्म कर रहे हैं तो चीनी नमक में तो नहीं बदल गया ना, चीनी में ही आया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव एक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा अन्य प्रकार में तोड़ा ना जा सके, तो चीनी को हम नहीं तोड़ सकते भौतिक विधि के द्वारा। उसी तरीके से है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। तो NaCl को हम क्या बोलते हैं, नमक। तो नमक जो बोलते हैं तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, और ये भी द्रव्य है। क्यों? क्योंकि सपोज कि अगर हम पानी में क्या कर लेते हैं, पानी में हम नमक को घोल लेते हैं। अब नमक को जब घोल लिया तो उसके बाद हम फिर से अगर गर्म करते हैं तो हमारा जो नमक है वो नीचे रह जाएगा और जो पानी है वो ऊपर वाष्प में उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी भौतिक विधि पे चेंज करने के बाद भी वापस आ जा रहा है, इसका मतलब वो द्रव्य है। अगर चेंज हो जाता, अगर भौतिक विधि लगाने के बाद वो अपनी अवस्था में नहीं आ पाता, यानी कि ये नमक वापस नहीं आ पाता, नमक भी उड़ जाता, तो इसका मतलब कि वो द्रव्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल लकड़ी लेते हैं, लकड़ी क्या है, पदार्थ है। तो लकड़ी को अगर एक बार हम जला देंगे, सपोज मैंने, जैसे ठंडे के दिन में होता है ना, ठंडे के दिन में हम आग लगाते हैं, तो लकड़ी जब जल गया तो क्या हम कोई भी भौतिक विधि लगा के उस लकड़ी को वापस हम, जो जला हुआ लकड़ी जो काला होकर राख हो गया, क्या वो वापस हम बिल्कुल ओरिजिनल लकड़ी बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं। चाहे कोई भी विधि लगा लो, लकड़ी वो वापस नहीं आ सकता जो एक बार जल गया। इसका मतलब कि वो जो लकड़ी है वो द्रव्य नहीं है, ठीक है। वो जो लकड़ी है वो द्रव्य नहीं है, ये लकड़ी क्या है, पदार्थ है। अब एक नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट क्या कहता है? नोट कहता है कि सभी द्रव्य पदार्थ हो सकते हैं, सभी द्रव्य, ये भी चीनी है, ये भी द्रव्य है, और नमक है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl, ये भी द्रव्य ही है। तो ये जो दोनों द्रव्य है ये पदार्थ हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी द्रव्य पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन सभी पदार्थ द्रव्य नहीं हो सकते हैं। ये सभी पदार्थ जो हैं, ये इसमें से कोई ऐसा पदार्थ होगा जो द्रव्य नहीं हो सकता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी पदार्थ तो है पर द्रव्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम एक बार जला देंगे तो वापस उस अवस्था में नहीं आएगा। जो वापस उस अवस्था में आ जाए तो ही हम वो द्रव कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो द्रव्य और पदार्थ को सेम समझ लेते हैं, बट यहाँ एक डिफरेंस था जो कि मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया कि द्रव्य जो है वो पदार्थ हो सकता है ऑलवेज, हमेशा। सारा द्रव्य जो है वो जगह भी घेरेगा, अवरोध भी करेगा, स्थान भी घेरेगा, आयतन भी होगा, द्रव्यमान भी होगा, सब कुछ होगा। सो जो नमक है, चीनी है, वो पदार्थ बिल्कुल होगा, हमेशा होगा, पर हर पदार्थ द्रव्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ मीनिंग हुआ, ओके। तो आप इसको आप एक बार नोट कर लो। नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसके कुछ प्रकृति होते हैं, इस पदार्थ के कुछ भौतिक प्रकृति होते हैं, कुछ नेचर होते हैं, वो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो।
तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। जैसा कि हम पदार्थ के बारे में सब कुछ पढ़ लिए कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है, पदार्थ के एग्जाम्पल क्या होते हैं, द्रव्य क्या होता है, द्रव के क्या एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसके बारे में तो हम जान लिए। पर जो वो पदार्थ है, वो पदार्थ के कुछ भौतिक प्रकृति होते हैं, कुछ गुण पाए जाते हैं उस पदार्थ के अंदर में, वो क्या क्या होते हैं। तो ये टोटल आपके 5 जो है ये भौतिक प्रकृति है, ये आप देखो, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकृति क्या है, सबसे पहला प्रकृति है कि पदार्थ कणों का बना होता है। यानी कोई भी पदार्थ, सपोज कि ये डस्टर है, ये भी एक पदार्थ है, तो ये पदार्थ में ये जो लकड़ी का एरिया आपको दिख रहा है, इस पदार्थ में बहुत सारे कण छोटे छोटे मिलके ये एक पदार्थ बना है, ठीक है। तो इसमें जो कण होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, ये हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये जो कण होता है, ये कण मिलके ही बनता है पदार्थ। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। तो सपोज कि एक बीकर है, एक बीकर है जिसमें हम जल ले रहे हैं, पानी, ठीक है, वाटर। तो हम यहाँ पे जल ले रहे हैं और सेम साइज का बीकर हमने एक और लिया, और उसमें फिर से वही जल हमने डाला। जितना इसमें जल था पहले वाले में, उतना ही जल हमने डाला, ठीक है। तो ये जो जल लिया, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जल है, इसमें क्या है, सिर्फ जल है। और इसमें जो है, यहाँ पे इस बीकर में हम क्या कर रहे हैं कि जल में चीनी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम जल में चीनी डालेंगे तो शरबत तो बनेगा ही। तो चीनी डालते हैं जब, सपोज इसमें बहुत सारा चीनी जब डाल दिए, तो आप एक चीज़ देखोगे, आप ट्राई करके देखना, आप घर पे ट्राई करके देखना, आप चीज़ देखोगे क्या कि जल का जितना भी अनुपात था, जितना भी लेयर था, सपोज कि ये लेयर है आपका, जल जो था वो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेयर था, तो उतना ही चीनी डालने के बाद भी उतना ही लेयर होगा। जबकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ पानी में जब हम डालते हैं तो पानी का सतह, पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, बट हम चीनी, नमक कुछ भी जब डालेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे ये उतना ही लेवल का रहेगा, ठीक है। तो कितना, जितना लेवल यहाँ था उतना ही लेवल का यहाँ ये होगा। ऐसा क्यों हुआ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि जब पानी था तो उतना ही लेवल था, और जब जल और चीनी दोनों मिला दिया गया फिर भी उतना ही लेवल है। इसका वजह है, कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि कणों का बना होता है। इसका मतलब कि जल भी बहुत ही सारे कण मिलके बने होते हैं, जल भी बहुत सारे कण को मिला के वो जल बनता है। उसी तरीके से चीनी जो है, ठोस है, वो भी बहुत सारे कणों को मिला के बनता है। और वो जो कण होते हैं, वो कण जो होते हैं, वो कण बहुत ही छोटे साइज में होते हैं और कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सपोज ये चीनी का है, ये सपोज चीनी का मैं बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ कण है। अब जल एक क्या है, द्रव्य है, तो इसमें कण और कुछ दूर दूर होंगे, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा कि जल और ठोस और द्रव गैस में कैसे कण होते हैं, कैसे स्थित होते हैं, क्या होता है, वो सब एक्सप्लेन मैं करूंगा आगे। सपोज ये जल है और जल में ये सारे कण हैं, ये कण है, तो कणों के बीच में जो गैप होता है वो क्या करता है, जब चीनी हम डालते हैं तो वो चीनी इस गैप को भर देता है। सपोज ये है तो ये यहाँ गैप भर दिया, ये है तो यहाँ गैप भर दिया, ये है तो यहाँ। इस तरीके से चीनी के सारे कण जब घोल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उसके सारे कण इसके खाली स्थान के जगह पे बैठ जाते हैं। तो मतलब कि जब खाली स्थान पे बैठ गया तो फिर बात वही हो गई ना, जितना जल का घनत्व है उतना ही वो चीनी डालने के बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है। घनत्व तो बढ़ेगा बट उसके खाली स्थान पे चीनी चला जाएगा। इसका मतलब कि जल का लेवल नहीं बढ़ेगा। जल का लेवल तब बढ़ता जब जल के कण के ऊपर चीनी का कण होता तो बढ़ता, बट जल के कणों के बीच में जहाँ खाली स्थान है वहाँ पे ये जाके चीनी के कण बैठ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो पदार्थ हैं वो कणों का बना होता है। ये कण जो है, ये कण मिल के ही जाके ये बनते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये आप ध्यान में रखना। तो पहला आपका हो गया कि पदार्थ कणों का बना था। दूसरा क्या है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज मैं एक 100 ml का एक बीकर लेता हूँ, 100 ml का एक बीकर में पानी लेता हूँ। सपोज ये बीकर है और इसमें मैंने 100 ml का पानी लिया, उतना ही 100 ml का पानी मैंने इसमें लिया और उतना ही 100 का पानी इसमें
लिया मैंने, ठीक है। और तीनों में मैंने कितना ml का पानी डाला, जल डाला, 100 ml का, 100 ml का। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक केमिकल कंपाउंड ले रहे हैं जो कि है कॉपर सल्फेट। सो इसमें हम कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट इसमें हम डाल दिए। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट एक जो केमिकल है वो अगर पानी में डालेंगे तो इसका जो रंग हो जाएगा वो नीला हो जाएगा और कुछ बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि 100 ml का पानी लिया और उसमें कॉपर सल्फेट को मिलाया तो उसका जो रंग है वो कैसा हो गया, नीला हो गया। अब क्या करते हैं कि इसमें से 100 ml में से जो नीला रंग बना वो उसमें से 10 ml हम इसमें मिला देते हैं। ये भी 100 ml का ही है, ये भी पानी जो है 100 ml का है और ये भी पानी 100 ml का है, ठीक है, 100 ml का है। अब इसमें से 10 ml हमने निकाला, जो भी नीला रंग हो गया, उस नीले रंग को, उस पानी को हम इसमें 10 ml मिला देते हैं। तो 10 ml जब मिलाएंगे तो ये भी रंग हो जाएगा क्या, नीला, ठीक है। और उसी तरीके से इसमें से भी 10 ml फिर से निकाल लिए तो ये भी रंग होगा नीला। अब फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि ये जो रंग होगा नीला ये बहुत गाढ़ा होगा, ये उससे जो 10 ml निकाल के इसमें डाला गया वो इससे थोड़ा कम गाढ़ा होगा। और फिर इसमें से जो 10 ml निकाल के हम इसमें डालें इसका मतलब कि ये इससे भी ये वाला कम गाढ़ा होगा। मतलब कि इसका जो गाढ़ापन है वो घटते जा रहा है, पर नीला तो है, नीला तो है, नीला बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं, ये जो पूरे जल में जो नीला बना वो कण जो है, उस कण में भी लाखों कण होते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। उस कणों के कारण ही ये अपना जो नीलापन है वो नहीं छोड़ रहा है। आप खुद देख लो ना कि कोई भी कलर लेते हो आप, सपोज कि आप पीला रंग का कलर पानी में डालते हो, ठीक है, तो वो जो पूरा पानी पीला हो जाता है उसका थोड़ा सा पार्ट अगर साफ पानी में फिर से डालो, सपोज कि 100 ml हमने उस पूरे पीले पानी में से लिया और साफ पानी में डाला, तो क्या वो रंग पीला नहीं होगा? क्यों होता है? वो कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और उसका जो छोटे छोटे कण है उसके अंदर भी लाखों कण होते हैं, उसके कारण ही वो सारे कण, अब सपोज कि 10 कण इसमें से मैंने उठाया और उसमें डाल दिया, तो वो जो कण है वो तो पीला है, तो उसके कारण ये भी पीला होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, ये ज़्यादा नीला है, मतलब उसमें पीला है, ये कम पीला होगा। उसी तरीके से ये ज़्यादा नीला है, उससे थोड़ा कम नीला, उससे थोड़ा कम नीला, और करते तो उससे थोड़ा कम नीला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कहें कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ही 10 ml ही सही निकाला बट उसका कलर नीला हो गया, क्योंकि उसके कण ही बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मीनिंग हुआ इसका, तो ये हो गया दूसरा नंबर। ओके, तीसरा क्या है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो भी कण होते हैं वो बहुत ही गतिशील होते हैं। गतिशील कहने का मतलब कि सपोज कि अगर हम अगरबत्ती लेते हैं, ठीक है, अगरबत्ती अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल, तीसरे के लिए एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि अगर हम अगरबत्ती लेते हैं, ठीक है, अगर बत्ती लेते हैं, तो अगरबत्ती जब हम लेंगे तो अगरबत्ती में क्या होगा, अगरबत्ती को हम जब पास में रखेंगे तो जब उसका महक आता है कुछ अच्छा सा, ठीक है, पर जैसे ही उस अगरबत्ती को हम दूर रख दें तो फिर क्या होगा, उसका महक आना बंद हो जाएगा। बट अगर उसी दूर रखे अगरबत्ती को हम अगर उस माचिस से उसे हम जला दें और हम यहीं बैठे हैं बट वो अगरबत्ती वहाँ माचिस से जल चुका है, तो फिर उसका जो धुआं है वो हमारे पास जब पहुँचता है तो हमें महक आती है, उसका परफ्यूम महकने लगता है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ आप बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अगरबत्ती है उसको जलाने पर उसके जो कण हैं वो वायु में मिल गए, उसके कण जो है वो वायु में मिक्सचर होके वो मिल गए और वायु जो है वो हमारे पास आ गया। इसका मतलब कि उसके कण गति करते हुए वहाँ से होते हुए हमारे पास पहुँचा, तभी हमें वो महक आई, ठीक है। तो ये तभी हुआ जब वो कण जो है वो गतिशील थे, वो गति में हुए। अगर गति में नहीं होते तो मेरे यहाँ बैठने पर वो वहाँ से हमारी महक हमारे पास नहीं आती। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं, यानी कि अगरबत्ती के जो कण थे वो गति करके वो वायु में मिक्स होके हमारे पास आए, इसलिए हमें वो महक आया। सो दैट मीन्स कि ये अगर अनवरत जो गतिशील होते हैं, यही हुआ इसका मतलब, ठीक है। ओके,
तीसरा हो गया। चौथा क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे कण को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के कण को आकर्षित करते हैं। सपोज कि अगर मैं एग्जांपल लूँ फोर्थ नंबर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ, तो सपोज कि एक लेता हूँ मैं क्या, कांटी, ठीक है। दूसरा लेता हूँ चौक, जो बोर्ड पे लिखते हैं ना वो चौक, और तीसरा हम लेते हैं क्या, ईंट। तो ये लेते हैं। तो ये तीनों जो है, इस तीनों में ये तीनों जो है ये पदार्थ है, और ये पदार्थ कणों को मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कण का जो आकर्षण बल है वो किसी में, सब में सेम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। जैसे कि वो कैसे हम पता कर सकते हैं, जैसे कि चौक, जो व्हाइट वाला चौक होता है जो बोर्ड पे लिखते हैं, तो वो जो चौक होता है उसको चौक को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो आकर्षण बल होता है, उसके जो कण होते हैं, बहुत सारे कण के मिल के बना होता है, ठीक है। तो वो सारे जो कण है, सपोज यहाँ कण है, तो पूरा वो चौक में वो कण है। तो वो जो कण के एक और ये कण दोनों कण के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो बल बहुत ही वीक होता है। उस वीक होने के कारण ही वो चौक जल्दी टूट जाता है। अब आते हैं ईंट पे। तो क्या ईंट को हम जल्दी से ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते। ईंट में हमें क्या करना पड़ेगा, ईंट को हमें फेंकना पड़ेगा जोर से, या फिर कोई हथौड़ी से या किसी चीज़ से हमें उस पर बल लगाना पड़ेगा जोर से, तब वो ईंट टूटेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ईंट में जो कण होते हैं उसके बीच का आकर्षण बल ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा आकर्षण बल जहाँ पे लगेगा वहाँ पे हमें तोड़ने में तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। अच्छा, कील, यहाँ पे आप देखिए, कील मतलब कांटी। तो कांटी में क्या आया, तो कांटी जो होते हैं वो लोहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ के होते हैं, बने होते हैं। बट अगर सपोज कि लोहे के होते हैं तो क्या हम उसको तोड़ सकते हैं, हमें तो उसे टेढ़ा करने में ही हमें बहुत बल लगाना पड़ता है। आखिर क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है। क्योंकि कांटी भी पदार्थ है, और पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों के मिल के बने होते हैं, और उस कणों के बीच का आकर्षण बल ज़्यादा है, इसलिए कांटी को तोड़ने में हमें बहुत डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे के कण को आकर्षित करते हैं। यानी कि ये चौक है, इसमें बहुत सारे कण होंगे, तो ये सारे कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब पांचवा जो कि लास्ट पॉइंट है वो क्या है, पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान होता है। मतलब कि सपोज यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, आपको याद है, पहले वाले का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था कि एक बीकर में अगर पानी ले लें और उसमें हम जब चीनी डालते हैं तो पानी का अगर पानी के अंदर जो कण है वो कुछ ऐसे हैं और चीनी के कण कुछ हैं। सपोज कि चीनी के कण ऐसे हैं बिल्कुल पास, तो ये जो कण होते हैं वो यहाँ पे बैठ जाते हैं, इसके कण यहाँ बैठ गए और इस तरीके से इसके खाली स्थान पे कण बैठते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस दोनों कणों के बीच में खाली स्थान है। क्यों उसका लेवल नहीं बढ़ा, क्योंकि दोनों के बीच में खाली स्थान के जगह पे चीनी का कण बैठ गया। इसका मतलब कि दोनों कणों के बीच में कुछ तो स्पेस होगा, कुछ तो खाली जगह होगा, कुछ तो रिक्त स्थान होगा, तभी तो वो उसके कण, चीनी के कण पानी के कण में बैठ गए। इसका मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे ये दोनों कण हैं तो ये जो है ये रिक्त स्थान है, यहाँ रिक्त स्थान है। तो ये आपका हुआ पांचवा पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा, पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल हमने देखा, और यहाँ पे हमने पढ़ा कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है, उसके अंदर के गुण क्या है, आखिर उसके अंदर में क्या कार्य करता है। तो ये 5 तरीके की चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ओके, तो अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों का वर्गीकरण। मतलब कि अब जो पदार्थ हैं, पदार्थ तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, सारे कुछ पदार्थ हैं। तो पदार्थ इसका मतलब ये नहीं हुआ ना, सपोज कि हम यहाँ पे ये तो ठोस है, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोज कि लिक्विड फॉर्म में द्रव ले लें, और कहीं पे ये जो वायु है यहाँ पे ये वायुमंडल में गैस है। तो पदार्थ भी तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। टोटल पदार्थ 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। और ये पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण है। रासायनिक भी वर्गीकरण होता है जो कि और बाद में पढ़ेंगे, पर ये भौतिक पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है वो 3
टाइप्स में है। पहला क्या, ठोस, दूसरा क्या, द्रव, तीसरा क्या, गैस। तो अगले लेक्चर में हम पदार्थ का वर्गीकरण अच्छे से पढ़ेंगे कि जैसे कि ठोस क्या होता है, ठोस के अंदर में गुण क्या होते हैं, द्रव क्या होता है, उसके अंदर गुण क्या होता है, गैस क्या होता है, गैस के अंदर में गुण क्या होता है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, और इसको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।